चलते हैं जी जेनेटिक्स के इस सुहाने सफर पे हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा विषय है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। आपको याद होगा हमने यूकैरियोट्स में भी जीन रेगुलेशन का जिक्र करा था कि भाई ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, ट्रांसलेशन के लेवल पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए टू साइटोप्लाज्म, उस लेवल पे अलग अलग लेवल्स पे जो है जीन रेगुलेशन होता है। आज हम प्रोकैरियोट्स का जिक्र करेंगे, है ना। प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरियल सेल यानी इकोलाई सेल को एज एन एग्जांपल लेकर के डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए, ऑल माय राजा बेटा एंड रानी बेटियां, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ओके, सो देखिए जी, स्क्रीन पे आपके सामने क्या है? आपके सामने है एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स के केस में जो जेनेटिक मटेरियल है, आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स में कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। जो डीएनए होता है सर्कुलर है ना। सो डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स के केस में हमने ये समझना है कि किस प्रकार से उसका जीन रेगुलेशन हो रहा। स्क्रीन पे आप अपने सामने देखिए, आप इस डायग्राम से पहले भी फेमिलियर हैं। आपको क्या दिख रहा है जी? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए हमने दिखाया, जिसमें पिंक कलर से जो हमने यहाँ दिखाया है, इसे मान लीजिए ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है ना। स्ट्रक्चरल जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। एक तरफ आपको एक अल्फाबेट लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज पी, और दूसरी तरफ एक अल्फाबेट दिख रहा है, दैट इज टी। P stands for promoter and T stands for terminator। बेटा याद कीजिए, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो वहां पे आपको याद है कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व था? आरएनए पॉलीमरेज, जो कि प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है, राइट। वो सारी चीजें याद रखनी है तब ये चीज समझ आएगी। तो अभी हमने देख लिया, हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है, एक तरफ प्रमोटर, एक तरफ टर्मिनेटर, ठीक है जी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा था हमने इस चीज को, रिकॉल कर लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसमें था प्रमोटर। प्रमोटर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द जीन। मैंने आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये दोनों टर्म्स बताई थी। तो जीन के अपस्ट्रीम लोकेटेड है और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। अच्छा, मैं याद रखने का तरीका बता दूं। आरएनए पॉलीमरेज में पी आया ना, पी फॉर पॉलीमरेज, ये रहा। तो पी जो है पॉलीमरेज, वो पी से बाइंड करता है, यानी प्रमोटर से बाइंड करता है। तो हम याद रख लेंगे इस तरीके से, पी से प्रमोटर, पी से पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करता है और फिर आगे आगे बढ़ता है। वो हमने पूरी बात पढ़ी हुई है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी। तो जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से बाइंड कर गया, उसके बाद कहानी शुरू होगी आगे की, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। सो जीन क्या है भाई? जीन उतना हिस्सा है विच इज कोडिंग फॉर द मैसेंजर आरएनए। तो ये देखिए एरो का निशान, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ। जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो क्या बना दिया भाई जीन ने? मैसेंजर आरएनए। और फिर ये मैसेंजर आरएनए जो है, ये आगे जाकर के प्रोटीन्स बनाएगा। वो हमने ट्रांसलेशन प्रक्रिया में पढ़ा था कि भाई कैसे जो है अमीनो एसिड चार्ज होते हैं, ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक्टिव हो जाता है और फिर ट्रांसफर आरएनए पकड़ के लेके आता है एमिनो एसिड्स को, कहाँ पे? जहाँ पे राइबोसोम्स और वो मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड है। वो सारी चीज पिछले सेशन में आपको समझाई, ठीक है जी। एक तरह से रिकैप हो रहा है कि आपका रिकॉल कर रहे हैं हम जो हमने पहले पढ़ा। टी, टी किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं भाई? टर्मिनेशन। एक बार वापस आ जाए, टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? टी स्टैंड्स फॉर टर्मिनेटर। ओके, व्हाट इज टर्मिनेटर? टर्मिनेटर इज लोकेटेड डाउनस्ट्रीम ऑफ द जीन। जीन के दाएं बाएं देख लीजिए भैया, एक तरफ प्रमोटर, एक तरफ टर्मिनेटर। आरएनए पॉलीमरेज फॉल्स ऑफ एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड्स। सो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर रीजन से शुरू हुआ था, आगे 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 बढ़ता गया, पूरा जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो गया, टर्मिनेटर के
पास पहुंच के अब इसने अलग हो जाना है। टर्मिनेशन, किसी चीज का रुक जाना, स्टॉपेज होता है। क्लियर है जी इतनी बात? राइट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। ओके, चलो अब सुनो मेरी बात गौर से। एक सेल के अंदर, शरीर का कोई भी सेल, चाहे स्किन के सेल की बात करूं, चाहे मैं आपकी आईज में जो रेटिना है जहां पे रॉड्स एंड कोन्स मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं तो वो भी सेल्स, शरीर के किसी भी ऑर्गन के सेल की बात कर लीजिए भैया, डीएनए तो सबने सेम ही, डीएनए तो वही, लेकिन फिर भी हर सेल इस काबिल है, हर सेल ये काबिलियत रखता है कि वो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बना लेता है। मेरी स्किन के सेल्स में जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वो वाले प्रोटीन्स स्टमक के जो सेल्स हैं वहां नहीं बन रहे, और जो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स में बन रहे प्रोटीन्स वो रेटिना में नहीं बन रहे। भाई डीएनए तो सब जगह एक जैसा है। एक सेल ये कैसे निर्धारित कर लेता है, कैसे डिसाइड कर लेता है कि कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं और कौन से नहीं बनाने, यानी उस डीएनए में जो जीन्स हैं, कुछ जीन्स स्विच्ड ऑन रहेंगे, कुछ जीन्स स्विच्ड ऑफ रहेंगे, कुछ तब ऑन होंगे जब जरूरत है और बाकी समय ऑफ रहेंगे। तो यही पूरी चीज जीन रेगुलेशन है। समझे आप बात? सो बेस्ड ऑन जीन एक्सप्रेशन, जीन्स दो तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। किस आधार पे? बेस्ड ऑन जीन एक्सप्रेशन, जीन दो तरह के हैं, लिखेंगे साथ के साथ, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। राइट, चलो पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन से हमारा क्या मतलब है। इनको हाउसकीपिंग जीन्स भी कहते हैं। देखो जी मेरे राजा भाई, एक सेल में डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए में जीन्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स वो हैं जो हर समय एक्सप्रेस हो रहे हैं, जिनके द्वारा बनाया गया जीन प्रोडक्ट हर समय चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, पॉइंट नंबर वन, दे आर एक्सप्रेस ऑल द टाइम, हर समय। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से जीन्स हो सकते हैं? एक सेल में मेटाबॉलिज्म तो हर समय हो रहा है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, शरीर के सारे सेल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, और हमने पढ़ा है कि भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस के अलग अलग एंजाइम्स आपने पढ़े हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना, बहुत सारे एंजाइम्स हमने पढ़े। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन बना रहा है? हेक्सोकाइनेज बना रहा है, तो ये एंजाइम है। नाउ द क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स क्या है? ऐसे जीन्स which are expressed all the time, and they are called what? They are called as housekeeping genes, right? Proteins translated from these genes are always required by the cell. ये वाले जीन्स जो प्रोटीन्स बना रहे हैं, सेल को वो प्रोटीन्स हर समय चाहिए। तो वो कौन से होंगे? जिसमें एक एग्जांपल दे दिया मैंने भाई, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दे आर रिक्वायर्ड ऑल द टाइम बाय द सेल। Expression of such genes are not regulated. इनको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक सेल कहेगा भाई ठीक है, तुम हमेशा स्विच ऑन रहो और तुम अपना काम करते रहो। राइट जी, तो ये थे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। सेकंड, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। राइट जी, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स क्या है बेटा जी? ऐसे जीन्स विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड ऑल द टाइम, जो हर समय एक्सप्रेस नहीं हो रहे, जब उनकी जरूरत है तभी एक्सप्रेस करो, अदरवाइज एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रक्रिया भी तो हो जाएगी। जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होना, ट्रांसलेशन होना, प्रोटीन सिंथेसिस होना, प्रोटीन्स अपना 3D स्ट्रक्चर एक्वायर करें, तो एनर्जी का वेस्टेज तो हो रहा है ना। तो अगर उन जीन्स की जरूरत हर समय नहीं है तो उन्हें क्यों एक्सप्रेस करना? मतलब तब ही किया जाए जब जरूरत है। राइट, सो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जो है, दीज आर नॉट एक्सप्रेस ऑल द टाइम। जरूरत जब है उनके प्रोडक्ट की तब उन्हें एक्सप्रेस करो, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लग्जरी जीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूटिव वालों को क्या कहा था? हाउस कीपिंग, जो घर की देखभाल करते हैं, रख रखाव करते हैं ना, हाउस कीपिंग कह दिया उन्हें। एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को लग्जरी जीन्स। Proteins translated from such genes
are required occasionally by the cell. जो प्रोटीन्स बनेंगे इन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन से, वो प्रोटीन्स हर समय नहीं चाहिए, वो प्रोटीन्स ओकेजनली चाहिए, कभी कभार चाहिए, राइट? एक्सप्रेशन ऑफ सच जीन्स आर रेगुलेटेड। तो ऐसे जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना जरूरी है। गॉट इट? जीन्स किस आधार पे मैंने दो तरह के बताए, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सप्रेशन। हर समय एक्सप्रेस करना है, हर समय उनका प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हो गए कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या हाउसकीपिंग जीन्स। हर समय नहीं चाहिए तो हो गया भाई नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ओकेजनली चाहिए, लग्जरी जीन्स भी कह देते हैं, राइट? सो हमारा डिस्कशन का मुद्दा क्या है? हाउ इज द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स रेगुलेटेड? कैसे रेगुलेट होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का जीन एक्सप्रेशन? किसमें? प्रोकैरियोट्स में। यहां हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। सुनिए, एक्सप्रेशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स is regulated by regulatory proteins। खास तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं। कौन से हैं जी वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स? उन्हें एक्सेसरी प्रोटीन्स भी कहा जाता है। Those regulatory proteins are also called accessory proteins. These affect the ability of RNA polymerase to recognize the transcriptional start site। देखिए भैया, RNA polymerase एंजाइम जो है, RNA polymerase एंजाइम किससे बाइंड कर रहा था? प्रमोटर से। प्रमोटर से बाइंड करके फिर उसने पूरे जीन का ट्रांसक्रिप्शन करते जाना है। अगर मेरे पास ये एक्सेसरी प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो ये कहीं ना कहीं आरएनए पॉलीमरेज की गतिविधि जो है, एक्टिविटी जो है, उसे प्रभावित करेंगे। नेगेटिवली भी कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी कर सकते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज को ज्यादा एक्टिव भी बना सकते हैं और ये आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिविटी करने से रोक भी सकते हैं। ये दोनों तरह से काम कर सकते हैं। एक्सेसरी प्रोटीन्स जिसे हमने कहा या रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहा, ये एक तरह से नेगेटिव फीडबैक भी कर सकते हैं और ये एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक भी कर सकते हैं। दोनों चीजें समझेंगे हम, ठीक है जी? चलिए, सो हमारा हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन, जिसमें मैंने दो पार्ट्स कर दिए। देखो, मैंने कहा ना, नेगेटिव रेगुलेशन भी हो सकता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा कि भाई आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ के उसको कहो कि तुम और अच्छे से काम करो, फटाफट काम करो। और नेगेटिव ये होगा कि भाई आरएनए पॉलीमरेज हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे, राइट? दोनों चीजें हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन एज वेल एज पॉजिटिव रेगुलेशन, राइट जी? चलो, सो पहले डिस्कस करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। इसके लिए फिर से एक बार हम अपना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास है जी जीन, और हमने अपस्ट्रीम में देखा प्रमोटर, एंड हमारे पास डाउनस्ट्रीम में है टर्मिनेटर। P फॉर प्रमोटर, T फॉर टर्मिनेटर, ओके? अब एक और नई टर्म आ गई भाई आपके सामने, दैट इज ऑपरेटर। गौर फरमाइएगा जरा, यहां पे गौर से देखो। अब ये क्या चीज है भाई? ऑपरेटर ग्रीन कलर से हमने दिखाया। ऑपरेटर को एक स्विच की तरह मान लीजिए। जैसे आप रूम में एंटर करते हैं, अपने लाइट जलाने के लिए, बत्ती जगाने के लिए स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ करते हैं ना। सो प्रमोटर को एक स्विच की तरह मान लीजिए। अगर प्रमोटर स्विच्ड ऑन है तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा। अगर प्रमोटर हो गया ऑफ तो भैया फिर आरएनए पॉलीमरेज को काम नहीं करने देगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रमोटर एंड व्हाट इज दिस ऑपरेटर। प्रमोटर तो हमें पता है भाई, यहां पे कौन बाइंड करेगा आके? आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद आगे खड़ा है वो स्विच, यानी ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज द रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड जीन। आप देख लीजिए, ये रहा जीन और ये रहा प्रमोटर। तो ऑपरेटर जो है प्रमोटर एंड जीन के बीच का रीजन है।
and it is very important for regulating gene expression. क्या रुकावट पैदा कर सकता है ऑपरेटर या क्या फायदा कर सकता है ऑपरेटर, दोनों बातें हम समझेंगे। ठीक है मेरे बेटा जी, प्रमोटर, ऑपरेटर, जीन, टर्मिनेटर, क्लियर हो गया जी। ऑपरेटर रीजन समझ आ गया हमें। इट इज द रीजन प्रेजेंट बिटवीन प्रमोटर एंड जीन, ओके, राइट। नाउ अब यहां पे एक और बात बताना चाहूंगा आपको, दैट इज अबाउट रिप्रेसर प्रोटीन। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था ना कि कुछ खास तरह के एक्सेसरी प्रोटीन्स होते हैं जो कि जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं। यहां पे हम नाम लिख रहे हैं जी रिप्रेसर प्रोटीन का। देखिएगा ये रिप्रेसर जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट करा है, ये कहां आके बाइंड कर गया? आर जो है रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ जुड़ गया ना, ऑपरेटर जो स्विच था उसके साथ जुड़ गया, रिप्रेस कर दिया उसे। सो रिप्रेसर प्रोटीन इज अ काइंड ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन, और ये रिप्रेसर खुद लगातार बन रहा है। इट इज प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, हाउसकीपिंग जीन्स जो कॉन्टिन्यूसली बना रहे हैं। तो रिप्रेसर प्रोटीन ने कहा कि भैया मैं तो लगातार बन रहा हूं, मैं तो आकर के ऑपरेटर तुम्हारे साथ बाइंड कर जाऊंगा, मैं तो तुम्हें काम नहीं करने दूंगा अपना, राइट जी। सो रिप्रेसर प्रोटीन, number 1 point, it is a regulatory protein. Number 2 point, it is produced constitutively, मतलब continuously, housekeeping genes है जो इसे बना रहे हैं। It is binding to the operator region. Now, आगे समझते हैं। How does presence of repressor affect the gene expression? रिप्रेसर प्रोटीन की मौजूदगी में जीन एक्सप्रेशन किस तरह से प्रभावित होता है, हमने अब ये समझना है। पहला केस लेते हैं, आप भी लिखिएगी साथ साथ, आप लोग भी लिखिएगा साथ साथ। केस 1, रिप्रेसर इज नॉट बाउंड टू द ऑपरेटर। जब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाउंड नहीं है, रिप्रेसर क्या है? एक एक्सेसरी प्रोटीन्स है। जब ये बाउंड नहीं है तो क्या होगा भैया? जब ये बाउंड नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर रहा है और ऑपरेटर वाला स्विच ऑन है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो मैसेंजर आरएनए बना है। फिर से देखें केस 1। केस 1 है रिप्रेसर प्रोटीन इज नॉट बाउंड टू ऑपरेटर रीजन। इससे क्या होगा? सुनिएगा, इससे होगा कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर रीजन। पी फॉर प्रमोटर, पी फॉर पॉलीमरेज। सो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम binds to the promoter region and moves through the promoter and the operator region। मूव करके आगे बढ़ेगा, वो हमने ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रक्रिया में पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन विल अकर एज यूजुअल, ट्रांसक्रिप्शन विल अकर एज यूजुअल एंड द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी नॉर्मल। ये तो सिचुएशन है जब ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर बाउंड नहीं है। अब हमने ये सिचुएशन देखनी है कि भाई जब ऑपरेटर के साथ आके रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या तब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा? वो कर पाएगा, लेकिन आगे उसका काम नहीं होगा, वो हम देखते हैं। अच्छा आप इधर देख लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमने दिखाया ये ऐसे रिंग की फॉर्म में ब्लू सा, राइट। अब देखना ये प्रमोटर से बाइंड करा है और ये ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। केस 2, सेकेंड केस क्या है जी? सेकेंड केस, सेकेंड केस है रिप्रेसर इज बाउंड टू दी ऑपरेटर। जो ऑपरेटर हमने ऐसे दिखाया था भाई, वो रिप्रेसर आकर के इससे बाइंड कर गया। ओके, केस 1 में वो बाइंड नहीं करा था, केस 2 में है कि वो बाइंड कर गया। लिख रहे हैं ना आप लोग भी साथ साथ? रिप्रेसर प्रोटीन बाउंड टू द ऑपरेटर रीजन। नतीजा नो ट्रांसक्रिप्शन। क्यों नहीं हुआ ट्रांसक्रिप्शन? सुनो,
when repressor is bound to the operator, RNA polymerase bound to the promoter region. RNA polymerase तो promoter से बाउंड कर गया, ठीक है, वो उससे बाइंड हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, आगे के रास्ते में रुकावट आ गई है. So RNA polymerase bound to the promoter region cannot cross the operator repressor complex. वो जो ऑपरेटर और रिप्रेसर ने रुकावट पैदा कर दी ना, आरएनए पॉलीमरेज उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा, बेचारा आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ट्रांसक्रिप्शन फेल्स, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. देख लीजिए आप, यहां पे दिखाया मैंने, फिर से दिखाऊं एक बार, पीछे चलते हैं जी. इधर देखिए प्रमोटर दिख रहा है आपको, ऑपरेटर दिख रहा है. नेक्स्ट देखिए ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज तो अपने प्रमोटर के साथ जुड़ गया, लेकिन रुकावट आ गई, अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा. ये देखा हमने, यहां पे हमने इस एरो पे क्रॉस क्यों लगा दिया? क्रॉस इसलिए लगा दिया, वो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि रुकावट आ गई है प्रमोटर एंड रिप्रेसर के आपस में बाइंड करने से. नाउ वंस बाउंड टू द ऑपरेटर रीजन, एक बार जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर गया है, डज द रिप्रेसर गेट फिक्स्ड ओवर परमानेंटली? क्या ये चीज परमानेंटली हो जाएगी? वो हटेगा ही नहीं वहां से, है ना, सोचने वाली बात है. सो वंस बाउंड टू द ऑपरेटर रीजन, डज द रिप्रेसर गेट फिक्स्ड ओवर देयर परमानेंटली? नहीं, परमानेंटली नहीं, वो अलग भी होगा, वो हटेगा उससे, दोबारा रिप्रेसर नया बन रहा है, वो जुड़ जाएगा. ठीक है, तो ये प्रक्रिया कॉन्टिन्यूसली होती रहती है. केस 2 देखते हैं फिर से, जो भी देखा हमने. केस 2 हमारा ये था बेटा, repressor is bound to the operator region as we can see here, right? But ये कम समय के लिए है. Repressor remains bound to promoter for only some time, कम समय के लिए ही. After which it is degraded. भाई फिर इसको डिग्रेड कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है. So repressor protein is constitutively produced to replace the degraded one. इसका मतलब है कि रिप्रेसर प्रोटीन तो लगातार बनते रहना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर के साथ कम समय के लिए बाउंड हुआ, फिर टूट गया और गया, डिग्रेड हो गया, है ना, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा, तो फिर बार 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 बनते रहना चाहिए. इसीलिए मैंने ये टर्म यूज किया था, कॉन्स्टिट्यूटिवली, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, हाउसकीपिंग जीन्स इसे लगातार बना रहे हैं. गॉट इट? ठीक है जी, इंटरेस्टिंग है ना. देखो यहां पे ऑपरेटर से हमने हटा दिया था रिप्रेसर, ये दिख रहा है आपको आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ाने के लिए ऑपरेटर वाला हिस्सा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता. नाउ अब एक चीज और गौर से सुनिए, आरएनए पॉलीमरेज स्नीक्स बिफोर रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर. ऑपरेटर, रिप्रेसर, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा सकता, रिप्रेसर डिग्रेड हुआ, इतने कम समय में बड़ी चालाकी से, धोखाधड़ी के साथ आरएनए पॉलीमरेज आगे भाग जाता है. स्नीक्स इन लिखा है ना, सो आरएनए पॉलीमरेज स्नीक्स बिफोर, चुपके से, मतलब वो कहता है मैं चला जाऊं भाई, थोड़ा सा टाइम है जब रिप्रेसर बाउंड नहीं है, तो भाग के फटाफट क्रॉस कर लेता हूं मैं इस चीज को, तो ऐसा हो जाता है. आरएनए पॉलीमरेज स्नीक्स बिफोर रिप्रेसर बाइंड्स टू दी ऑपरेटर. राइट जी, देखें इधर, आरएनए पॉलीमरेज can sneak in and cross the operator region before the new repressor protein comes and binds to the operator after the old one gets degraded. मतलब जो पुराना वाला जुड़ा था रिप्रेसर, उसे हट के टूटने में और नए वाले के आने में समय है. इतनी कम अवधि में, इतने कम समय में, इस ड्यूरेशन में आरएनए पॉलीमरेज चुपके से क्रॉस करके ट्रांसक्रिप्शन करा जाता है. यही यहां पे आपसे कहा जा रहा है. ठीक है जी, राइट. फिर से देख लीजिए, ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर जुड़ा है, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पा रहा, और आरएनए पॉलीमरेज तब आगे बढ़ेगा जब रिप्रेसर वहां पे नहीं जुड़ा. नेगेटिव रेगुलेशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर इज अफेक्टिंग, रिप्रेसर की मौजूदगी, रिप्रेसर का होना, रिप्रेसर का अस्तित्व जो है, उसकी प्रेजेंस जो है, इट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज नेगेटिवली. सो देयर इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन. स्वाभाविक सी बात है,
आरएनए पॉलीमरेज की गतिविधि, उसकी एक्टिविटी में रुकावट पैदा हुई, खलल पैदा हुआ, क्यों? रिप्रेसर की मौजूदगी से। तो ये एक तरह से नेगेटिव रेगुलेशन ही तो हुआ। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर, जो कि एक प्रोटीन है, इट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नेगेटिवली, राइट? नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं उसे, राइट? चलिए बढ़ सकते हैं आगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दैट इज लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन, अब हेडिंग दे लीजिए आप, लैक ऑपेरॉन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बड़ा ही मजेदार है, आपको समझ आएगा अच्छे से। लैक इज रेफरिंग टू लैक्टोज शुगर। आप सोचोगे यहाँ पे लैक क्यों लिखा हुआ है, देख लीजिए, लैक वर्ड कहां से लिया हमने? एक शुगर से। कौन सी शुगर? लैक्टोस। लैक्टोस क्या है? मिल्क शुगर, याद है ना? लैक्टोस इज मिल्क शुगर, ग्लूकोज और गैलेक्टोस से मिलकर बनी होती है लैक्टोस। लैक ओपेरॉन क्या है समझेंगे, बिल्कुल जी, आराम से। ओपेरॉन क्या है ये भी बताता हूं अभी। अब आप देखो, आपको सामने क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? बैक्टीरिया दिख रहा है, इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। पूरी बायोलॉजी पढ़ते समय हमने कई जगह इकोलाई का जिक्र करा था। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के रूप में है। ये बैक्टीरिया हमारे लिए कई तरह के विटामिन्स बनाता है, विटामिन B1, B2, B12, बायोटिन, विटामिन के। मैंने बताया था ना, जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो भाई हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कुछ इन्फेक्शन होने पे एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट लूज मोशंस हो जाता है, बिकॉज वो एंटीबायोटिक्स इन अच्छे बैक्टीरिया को भी मार डालती हैं। और ये अच्छे बैक्टीरिया जो है, ये तो बी विटामिन बना रहे हैं जो पानी के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। चलिए वो तो एक अलग बात है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी थी। नाउ सुनिए, लैक ऑपेरॉन की रेफरेंस में इकोलाई का जिक्र क्यों करा? इकोलाई बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में है। इकोलाई बैक्टीरिया को अपना पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, तो इसका भोजन क्या है भैया? ग्लूकोज एंड लैक्टोस ऑल्सो। इकोलाई कहता है कि भैया मैं ग्लूकोज तो मेरी पसंदीदा चीज है, मुझे तो ग्लूकोज चाहिए, अगर ग्लूकोज नहीं है तो ठीक है, फिर मैं लैक्टोज से भी काम चला लूंगा। इकोलाई बैक्टीरिया कहता है कि मेनली तो ग्लूकोज ही चाहिए भाई, ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोस चलेगा, ठीक है? और अगर ग्लूकोज और लैक्टोस दोनों प्रेजेंट है तो इसकी फर्स्ट चॉइस ग्लूकोज ही रहेगी। इकोलाई इज अ बैक्टीरिया विच प्रेफर्स glucose as the energy source in its growth medium, right? If it is grown in a medium containing glucose and another sugar lactose, it will first consume glucose and then move to lactose. ये कहेगा भैया मेरी पहली चॉइस, मेरा पहला प्यार जो है वो ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज नहीं है तो मैं सोचूंगा कि मैं लैक्टोस ले लूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है जी। लैक्टोस आपको पता है कौन सी शुगर है जी? मिल्क शुगर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस से बनी होती है। लैक्टोस इज बीटा गैलेक्टोसाइड। नाउ लैक्टोस किससे बना है अभी मैंने बताया? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस से। क्लियर है जी? लैक्टोस कंटेन्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, ये बात ध्यान रखेंगे आप। लैक्टोस मिल्क शुगर है, ह्यूमन मिल्क में भी काफी मात्रा में लैक्टोस पाई जाती है, एलिफेंट के मिल्क में बहुत ज्यादा होती है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि जब उसे लैक्टोस इस्तेमाल करनी है तो इस बैक्टीरिया के पास उस लैक्टोस को इस्तेमाल करने के लिए एंजाइम भी तो होनी चाहिए। लैक्टोस एक डाइसैकेराइड है, पहले तो सेल के अंदर लैक्टोस की एंट्री करवानी पड़ेगी, सेल की परमिएबिलिटी होनी चाहिए लैक्टोस के लिए, कोई ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो उस परमिएबिलिटी को बढ़ा दे और लैक्टोस सेल के अंदर आ जाए। सेकंड, लैक्टोस को ब्रेक करने के लिए एंजाइम चाहिए जो लैक्टोस को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस में तोड़ दे, है ना? तो दैट मींस सेल नीड टू हैव एंजाइम्स। एंजाइम्स कैसे बनेंगे? जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा और उसका ट्रांसलेशन होगा। तो अब हमें डीएनए के लेवल पे जाना पड़ेगा इस इकोलाई के। गौर से देखिए, आपके सामने डीएनए का सेगमेंट बना है। नाउ सुनो, टू बी एबल टू यूटिलाइज लैक्टोस, यदि इकोलाई लैक्टोस शुगर को इस्तेमाल करना चाहता है, it needs special set of proteinaceous enzymes, खास तरह के एंजाइम्स चाहिए, which are coded by 3 different structural genes। ये दिख रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन्स,
ये लिखे हमने नाम उनके, आराम से समझते जाइए, सब बातें बताऊंगा। लैक Z, लैक Y, लैक A, LAC, लैक Z या लैक Z, लैक Y, लैक A. Here lac LAC is referring to lactose and ZYA या ZYA का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ऐसे टेम्परेरीली ये आर्बिट्रेरी अल्फाबेट्स यूज कर लिए गए थे और यही फॉलो होते हैं, ZYA। 3 जीन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों पर्टिकुलर तरह के एंजाइम के लिए कोड कर रहे होंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमीएस, ट्रांस एसिटाइलेस, जो अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम एक लंबा सा ऐसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देख रहे हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स आपको दिखे, इसके अपस्ट्रीम देखेंगे हम, यहां पे हमें ये प्रोमोटर नजर आ रहा है, ये ऑपरेटर नजर आ रहा है, ये हमें टर्मिनेटर नजर आ रहा है, इतना वाला हिस्सा जो पूरा डीएनए का है। अब इससे पीछे भी देखिए, रेगुलेटरी पार्ट भी देखिए, क्या कैन यू सी दिस पार्ट, PI लिखा है, यहां पे लैक आई लिखा है, ये है ना, ये चीजें क्या है ये भी हम समझते हैं आगे। द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट required for the synthesis of these enzymes is called lac operon। तो ये लैक तो हो गया लैक्टोस, ओपेरॉन क्या है, ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो कि चाहिए किसके लिए, फॉर सिंथेसाइजिंग द एंजाइम्स जो लैक्टोस की एंट्री, मेटाबॉलिज्म, यूटिलाइजेशन में इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है जी। सो लैक ओपेरॉन में मुख्य रूप से 2 चीजें हैं। लैक ओपेरॉन has a regulatory component and a structural component। कौन से 2 components लिखेंगे, लैक ओपेरॉन has regulatory component, नंबर 2 structural component। रेगुलेटरी कंपोनेंट में क्या चीजें इन्वॉल्व है, रेगुलेटरी कंपोनेंट जो है इट कंसिस्ट ऑफ लैक आई or the inhibitor gene which is coding for the repressor protein and its promoter। मतलब एक तो इस चीज की बात हुई है, ये रेगुलेटरी कंपोनेंट है, बाकी वाला क्या है जी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। इधर वाला जो हिस्सा है ना हमारा, मान लो यहां से लेके हम ये वाली सारी चीज मान लें, ये इतनी, ये अलग है, इसमें प्रमोटर आ गया, इसमें हमारा ऑपरेटर आ गया, उसके बाद लैक Z, लैक Y, लैक A एंड टर्मिनेटर, ये चीज अलग है। हम इसकी बात कर रहे हैं जो इधर वाला हिस्सा है, दिस इज द रेगुलेटरी कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट्स हो गए, रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चर। रेगुलेटरी कंपोनेंट में क्या आता है, इट हैज लैक आई और द इनहिबिटर जीन। क्या करेगा इनहिबिटर जीन, इनहिबिटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। इनहिबिटर जीन इज फॉर्मिंग रिप्रेसर प्रोटीन, जो भी हम आगे देखेंगे। चलिए गौर फरमाइए इधर, इनहिबिटरी जीन क्या है, ये इनहिबिटरी जीन PI, राइट, ये जो PI है, इधर देखिए ये वाली चीज, दिस इज द प्रमोटर ऑफ द इनहिबिटर जीन। इनहिबिटर जीन को भी तो काम कराने के लिए प्रमोटर चाहिए, तो ये उसका प्रमोटर है, राइट जी। लैक आई इनहिबिटरी जीन है हमारा, अंडरलाइन कर देता हूं जी, ये रहा लैक आई इनहिबिटर जीन, ये वाला। दिस इज रेगुलेटरी जीन फॉर द लैक ओपेरॉन, ये लैक ओपेरॉन के लिए रेगुलेटरी जीन है। इट इज एक्सप्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली, ये लगातार एक्सप्रेस हो रहा है, लगातार ये अपना प्रोटीन बना रहा है, यानी रिप्रेसर प्रोटीन। अगर ये लगातार रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है लैक आई, तो वो रिप्रेसर प्रोटीन कहां जाएगा, वो रिप्रेसर प्रोटीन जो है वही तो आकर के बाइंड कर जाएगा किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, और वो ऑपरेटर को अपना काम नहीं करने देगा। ठीक है, देखते हैं जी गौर से, आराम से, इत्मीनान से सारी चीजें पढ़ेंगे। लैक ओपेरॉन का जिक्र हो रहा है, लैक रेफर्स टू लैक्टोज, ओपेरॉन इज रेफरिंग टू दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड रेगुलेटरी कंपोनेंट इंक्लूडेड है। इकोलाई बैक्टीरिया में हम ये पढ़ रहे हैं कि लैक्टोज शुगर को इस्तेमाल करने के लिए कौन से एंजाइम्स एक्सप्रेस होने चाहिए। जब लैक्टोज नहीं है मीडियम में, तो वो बैक्टीरिया ग्लूकोज इस्तेमाल कर रहे हैं,
यानी उस समय इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। तो हम वही सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि भाई देयर इज नो लैक्टोज। व्हेन देयर इज नो लैक्टोज व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो लैक आई है ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बना रहा है, ये इसका प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करा इससे, मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन हुआ, लगातार एक रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, एक्टिव रिप्रेसर। अभी किसके साथ जाके बाइंड करेगा? ये रिप्रेसर कहेगा भैया मुझसे काम रुकवाना है तो मुझे जाके बाइंड करना होगा ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर के साथ जब ये बाइंड कर जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा, राइट? प्रमोटर ऑफ द लैक जीन ये रहा जी। O is the operator of the lac gene where the repressor protein binds. repressor protein ने यहां बाइंड करना है, ठीक है? ये रहा प्रमोटर ऑफ द लैक जीन। ये है ना पूरा जीन। लैक जीन क्या है? ये रहा जी लैक जीन। लैक जीन का भी तो ऐसे करके दिखाते हैं, यहां से लेके इस लैक जीन का भी तो अपना प्रमोटर होगा। तो ये रहा उसका प्रमोटर, और ये जो ओ है ग्रीन कलर से दिख रहा है, यहां पे आके रिप्रेसर प्रोटीन ने बाइंड करना है। ये ध्यान रखना है आपको ये चीज, ठीक है जी। नाउ लैक जीन जिसमें आपको तीन चीजें दिख रही है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। स्ट्रक्चरल जीन विच कोड्स फॉर अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक लैक मैसेंजर आरएनए एंड द लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया ना। अच्छा, आपको याद है यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन उतना सेगमेंट जो एक पेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है, सिस्ट्रॉन की परिभाषा बताई थी आपको। सो स्ट्रक्चरल जीन विच इज कोडिंग फॉर अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक लैक मैसेंजर आरएनए एंड लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन से मतलब है कि ये लगातार एक्सप्रेस नहीं हो रहा। लग्जरी जीन जरूरत पड़ने पे एक्सप्रेस होंगे, ओकेजनल। जो कॉन्स्टिट्यूटिव है वो हाउसकीपिंग जीन्स है, वो लगातार एक्सप्रेस हो रहे हैं। ये लगातार एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है जी। नाउ अब इसमें ध्यान रखना कि भाई लैक जेड क्या कर रहे हैं, लैक वाई क्या कर रहे हैं, और लैक ए क्या कर रहा है। लैक जेड की बात करें, लैक जी भी जिसे कह देते हैं हम, सुनो जी। लैक जी जीन it codes for beta galactosidase enzyme। जिक्र तीन एंजाइम्स का होगा यहां पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमिएस, ट्रांस एसिटाइलेस। पहले मैं आपको लैक जेड का फंक्शन बता रहा हूं। लैक जेड जीन जो है ये कोड कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम के लिए, और ये एंजाइम क्या करता है? इट डाइजेस्ट्स लैक्टोस इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। लैक्टोस शुगर बैक्टीरिया में एंटर करी और ये एंजाइम एक्सप्रेस हो रहा है। ये एंजाइम लैक्टोस को ग्लूकोज और गैलेक्टोस में तोड़ देगा। एक और जीन लैक वाई, ये क्या कर रहे हैं भाई? देखते हैं जी। लैक वाई इट कोड्स फॉर परमिएस एंजाइम। एक और एंजाइम का नाम आ गया। अभी अभी हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम पढ़ा, अब परमिएस है। सो दिस लैक वाई कोड्स फॉर परमिएस एंजाइम। दिस परमिएस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। परमिएस वर्ड से अंदाजा लग रहा है परमिएबिलिटी से कुछ लेना देना है। तो ये बैक्टीरियल सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा ताकि लैक्टोस अंदर एंटर करने पाए। सेल में एंटर होगी, सेल के अंदर आके तो मेटाबोलाइज होगी, ठीक है जी। सो ये क्या कर रहा है? It helps in intake of lactose from the environment। परमिएस किसने कोड करा? लैक वाई ने। सो हमने लैक जेड का फंक्शन देखा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, लैक वाई का। अब लैक ए का देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए जरा, बैक्टीरियल सेल दिखाया गया और ये वाली जो चीज दिखाई गई ना, ये दिखाया गया कि परमिएज ने किस तरह से परमिएबिलिटी बढ़ा दी। ये जो पिंक पिंक कलर से दिखाया गया ना, परमिएस, राइट? ये लैक्टोस है, येलो डॉट, और ये लैक्टोस इसके थ्रू इसमें घुस जाएगी, परमिएबिलिटी बढ़ गई सेल की, राइट जी। लैक ए तीसरा वाला ही जो था, लैक ए इज कोडिंग फॉर ट्रांस एसिटाइलेस एंजाइम।
इट इज हेल्पिंग इन ट्रांस एसिटाइलेशन रिएक्शन। इसका एग्जैक्ट रोल क्या है ये लैक्टोस मेटाबॉलिज्म में वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। ये एसिटाइल ग्रुप्स को ट्रांसफर करता है, तो ट्रांस एसिटाइलेस कहते हैं इस एंजाइम को। ठीक है, दो एंजाइम का मेनली रोल याद रखना, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंड परमीएस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस तो लैक्टोस को ब्रेक करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस में। परमीएस जो है वो सेल की परमिएबिलिटी बढ़ा देगा लैक्टोज शुगर के लिए। ओके जी, आगे बढ़े, इतनी बात समझ आ गई? वेरी गुड। लैक ओपेरॉन में आगे बढ़ते हैं जी। ओपेरॉन हमने किसे कह दिया था? सुनो सुनो गौर से। अ सिस्टम वेयर पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, अब आप कहेंगे इतना लंबा टर्म, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, ये रहा जी आपके सामने। ये स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्यों? क्योंकि हमने कहा था भैया इसमें लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये तीन जीन्स है, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया। सो ओपेरॉन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। ये रहा जी कॉमन प्रोमोटर और ये है जी रेगुलेटरी जीन, जिसमें लैक आई एंड इसका प्रोमोटर भी होगा अलग से। ठीक है जी, सो ये पूरी चीज को ओपेरॉन कहा। ऐसे कई तरह के ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन, ट्रिप मतलब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एराबिनोज ओपेरॉन, हिस्टिडीन, वैलिन, कई तरह के ओपेरॉन सिस्टम्स हैं। हमने यहाँ पे लैक ओपेरॉन एक एग्जाम्पल लेकर के प्रोकैरियोट्स का जीन रेगुलेशन समझा है। ठीक है बच्चे जी, लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट जेकब एंड मोनोड ने दिया था। ये नाम याद रखिएगा, सरनेम से याद रख लीजिए, जैकब एंड मोनोड। Jacob was geneticist and Monod was biochemist। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जेनेटिक्स में जितने भी वैज्ञानिकों के नाम मैंने आपको बताए हैं सब पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। चलिए जी, पहला सीन लेते हैं हम। ई कोलाई डज नॉट फीड ऑन लैक्टोज। ई कोलाई लैक्टोज इस्तेमाल नहीं कर रहा, कह रहा भैया ग्लूकोज प्रेजेंट है, मेरे को तो ग्लूकोज ही चाहिए, ग्लूकोज से मेरा पेट भर जाएगा। वेरी गुड। तो उस समय क्या होता है जी, जब ई कोलाई लैक्टोज पे फीड नहीं कर रहा है, इसे लैक्टोज यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज उसकी पहली चॉइस है, तो क्या होता है, लैक आई जीन फॉर्म्स द रिप्रेसर प्रोटीन। यहां से रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है विच इज बाइंडिंग टू ऑपरेटर ब्लॉकिंग द मूवमेंट ऑफ आरएनए। रिप्रेसर प्रोटीन तो लगातार बनेगा ही भाई। ये रहा, लैक आई ने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन, राइट, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बना, ये एक्टिव फॉर्म में है प्रोटीन, और ये जाके इधर पे बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर पे, आरएनए पॉलीमरेज को अपना काम नहीं करने देगा, लैक जीन का एक्सप्रेशन हो गया बंद। सेल कहेगा मैं क्यों एनर्जी वेस्ट करूं, मैं लैक्टोज है नहीं तो मुझे एंजाइम्स बना के क्या करना, जरूरत ही नहीं है। नाउ सिनेरियो 2, ई कोलाई फीड्स ऑन लैक्टोज। अब आपने मीडियम में डाल दिया लैक्टोज और ग्लूकोज नहीं है, तो अब तो भाई उसे लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना है, लैक्टोज को सेल में एंटर कराना पड़ेगा, तो परमिएस चाहिए। आप कहेंगे कि भाई अभी तो ये ऑन नहीं हुआ, तो परमिएस कहां से आया? सर्टेन अमाउंट ऑफ परमिएस इज ऑलवेज प्रेजेंट, उतना प्रेजेंट है कि लैक्टोज की थोड़ी बहुत एंट्री वो करा सके, राइट जी। व्हेन ग्लूकोज गेट्स डिप्लीटेड इन द मीडियम, जब ग्लूकोज खत्म हो गया, डिप्लीट हो गया है, ग्लूकोज नहीं बचा है, ई कोलाई मूव्स ऑन टू लैक्टोज। अब ई कोलाई कहेगा कि भैया मैं लैक्टोज इस्तेमाल करूंगा, इफ इट इज प्रेजेंट इन द मीडियम, अगर वो प्रेजेंट है। सो लैक्टोज इज एक्टिंग एज एन इंड्यूसर ऑफ द लैक ओपेरॉन। इस लैक ओपेरॉन के जीन्स को स्विच ऑन तो खुद लैक्टोज ने स्वयं ही कराया ना, लैक्टोज के आने से अब ये सारी कहानी शुरू हो जाएगी। इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन एंड चेंजेस इट्स कन्फर्मेशन। सेल के अंदर लैक्टोज एंटर करा और उस बैक्टीरियल सेल ने रिप्रेसर प्रोटीन तो बना के रखा ही हुआ था, लैक्टोज अपनी एलोलैक्टोज फॉर्म में बदलता है और वो एलोलैक्टोज जो है वो बाइंड कर जाता है उस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और रिप्रेसर प्रोटीन अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता, तो क्या हो जाता है, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू, क्योंकि रुकावट तो उस रिप्रेसर प्रोटीन ने ही डाली थी ना। ठीक है जी, सो लैक्टोज बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन, राइट,
So that repressor protein is no longer able to bind to operator. RNA polymerase can freely move and carry out transcription. देखिए देखिए गौर से देखिए, सारी चीजें दिखाएंगे आपको. सिनेरियो 2, इकोलाई फीड्स ऑन लैक्टोस. चलिए जी, लैक्टोस पे फीड करते हैं इसे. नाउ यहां देखिए, जो लैक आई लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करके रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बना रहा है. एक्टिव रिप्रेसर ये बना रहा था. जब लैक्टोस आ गया मीडियम में, लैक्टोस ने कहा भैया मैं बाइंड कर जाऊंगा तुमसे, एक्टिव रिप्रेसर मैं तुम्हें इनएक्टिव कर दूंगा, और जब मैं तुम्हें इनएक्टिव कर दूंगा तो तुम इस ऑपरेटर के साथ नहीं बाइंड कर पाओगे. तो वो उसके साथ नहीं बाइंड कर पाता. नहीं बाइंड करेगा तो ये जो प्रमोटर है, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करना है और इस पूरे जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराना है. मैसेंजर आरएनए बना, यानी जीन स्विच ऑन है, यानी एंजाइम्स बन गए. तो लैक्टोज की स्वयं की एंट्री एक तरह से इंड्यूस कर देती है इन जीन्स को स्विच ऑन होने के लिए. इंड्यूसिबल ओपेरॉन हुआ ना ये, ठीक है बेटा, इंड्यूसिबल ओपेरॉन. फिर से देख लीजिए, लैक आई से रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए, एक्टिव रिप्रेसर जिसके साथ लैक्टोज जुड़ जाने से इनएक्टिव हो गया वो, और ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, राइट. और देख लीजिए, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए ने अपने अपने एंजाइम बना दिए. बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ता है. परमीएज लैक्टोज की एंट्री में मदद करता है. ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है. मैंने आपको बताया कि लैक्टोज यहां पे इंड्यूसर की तरह काम करा, इसीलिए हम इसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं. देख ले एक बार फिर से फ्लोचार्ट की फॉर्म में. लैक्टोज बाइंड्स टू एक्टिव रिप्रेसर एंड टर्न्स इट इनटू इनएक्टिव फॉर्म. उससे क्या हुआ? इनएक्टिव रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, तो उससे क्या हुआ? आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रांसक्राइब द लैक जीन. क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के लिए रुकावट कौन कर रहा था? ऑपरेटर एंड रिप्रेसर का कॉम्प्लेक्स. अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो इंड्यूसिंग द लैक जीन एक्सप्रेशन. ये रिजल्ट हो गया कि लैक जीन एक्सप्रेस हो गए, राइट. क्लियर है जी? चलो सुनो, लैक्टोज हैज एन आइसोमेरिक फॉर्म कॉल्ड एलोलैक्टोज, मैंने जिक्र भी किया था, which also acts as inducer and inactivates the repressor on binding. लैक्टोज का जो आइसोमेरिक फॉर्म है एलोलैक्टोज, वो भी उस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव अवस्था में ले आता है. एक बार रिवाइज कर लें लैक ऑपरेंट क्विकली. ठीक है जी, 2 सिनेरियो बताए थे, जल्दी से इधर देखिए जी. सिनेरियो 1, लैक्टोज एब्सेंट है, रेगुलेटरी प्रोटीन यानी रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है, तो रेगुलेशन ऑफ लैक जीन हो रहा है नेगेटिवली, नेगेटिव रेगुलेशन है, जीन स्विच ऑफ है. सिनेरियो 2, लैक्टोज प्रेजेंट, रेगुलेटरी प्रोटीन को कर दिया इनएक्टिव, रेगुलेशन ऑफ लैक जीन अब नो, यहां पे तो नहीं हुआ, तो जीन स्विच ऑन हो गया, राइट. वेरी सिंपल, वेरी इजी. ओके जी. सो ये था नेगेटिव रेगुलेशन जो हमने समझा. बिगिनिंग में मैंने कहा था ना, 2 तरह का है, एक पॉजिटिव रेगुलेशन भी है. पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या है कि भाई कोई ऐसा प्रोटीन बन रहा हो जो कि आरएनए पॉलीमरेज की गतिविधि को, उसकी एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा दे. सो लैक ऑपरेरॉन का ये कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा. रिवीजन इज द की टू सक्सेस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए एक चीज जरूरी है, रुकना नहीं है कभी भी, आपको कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ना है. डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस कीजिए, मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहिए. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं. अगले सेशन में फिर मिलेंगे जी. नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.